कैन वी स्टार्ट गाइस? वेलकम बैक। आर यू देयर? वी हैव डन दिस। आपको याद है इंश्योरेंस में हमने क्या क्या किया था दोस्तों? उसके बाद में हम लोग आज है इंश्योरेंस के उस एरिया में जो अब तक हमने नहीं किया। आज ये इंश्योरेंस खत्म होगा दोस्तों। इंश्योरेंस एक्ट 1930, बोलो 1930 कितना हो तो बोलो। अरे कौन से जमाने का है? 1930 जी। अब आपको पता होगा अभी हमने जो एक्ट रिवाइज किया ना उसी के जैसा है। ऑडिट और अकाउंट्स। अब आप भी बता दो कौन से कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है? अरे इंश्योरेंस का रेगुलेशन है ना। अरे भूल जाओ वो सारी दुनिया का, आ जाओ इंश्योरेंस पे। क्या आपको लगता नहीं अरे क्या आपको लगता है क्या इंश्योरेंस को वो करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या इंश्योरेंस के कभी अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी ने अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए? क्या उनके बुक्स भी ऑडिटेड होना चाहिए? क्या उनके बुक्स भी किसी ने वेरीफाई करना चाहिए? आप देखो, देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। The balance sheet and profit and loss account, the revenue account and the profit and loss appropriate account of the every insurer in aspects in respects of what all insurance businesses transacted by him shall be audited annually by what? Come on, bol, come on everybody. क्या ऑडिट? नहीं, ऑडिटर में कौन? ऑडिटर। एंड द ऑडिटर शैल इन द ऑडिट ऑफ ऑल सच अकाउंट्स हैव व्हाट? द पावर्स ऑफ एक्सरसाइज द फंक्शन वेस्टेड इन। मतलब ऑडिटर के जो पावर है वो तो मिलेंगे ही। एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड बी व्हाट? क्या लिखा? सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटी एंड पेनल्टी। आपको याद है सेक्शन 143 हुआ करता, 147 हुआ करता था, जिसमें पेनल्टी थी अगर ऑडिटर ने झूठा रिपोर्ट दिया तो, या ऑडिटर के साथ में कोई लोग इन्वॉल्व है तो। आपको याद है ऑडिटर को भी पेनल्टीज होती है अगर ऑडिटर क्या करता है तो झूठे रिपोर्ट देता है, अगर इफ ही समवेयर इन्वॉल्व। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई ऐसा ऑडिटर होगा जो ऑडिट कर रहा है और उसने इंश्योरेंस कंपनी के झूठे रिपोर्ट को यह बोला कि वो सच्ची रिपोर्ट है, तो उसको उतनी ही सजा होगी जितनी 147 सेक्शन किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। हाँ, अच्छा इसमें क्या लिखा? अच्छा इनके पापा का नाम क्या है? IRDA। तो अब इन्होंने ये सारा ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है किसी ना किसी को तो सबमिट करना ही पड़ेगा। आपको याद है 3 RBI और 3 ROC ऐसा हमने कहीं बोला था, वो बैंकिंग बोला था। इसके पापा कौन है? अभी वो भी RBI, नहीं RBI को दे दो। यहां पे इनके पापा कौन है? IRDA। क्या लिखा है यहां पे? द ऑडिटेड अकाउंट एंड स्टेटमेंट एंड द एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन, ये ऊपर लिखा 13। 4 copies thereof shall be furnished as written to the what authority? authority का मतलब होता है IRDA। 4 कॉपीज देना पड़ेगी विद इन व्हाट? कमान बोलो, साल होने के कितने दिन बाद? मतलब क्या अकाउंटिंग कौन सी ईयर के बाद में? 31 मार्च के 6 महीनों के अंदर। 4 कॉपीज सो फर्निश, 1 शैल बी व्हाट? किसने साइन करना चाहिए? अंडरलाइन करो। एक चेयरपर्सन होना चाहिए और कौन होना चाहिए? दो डायरेक्टर होना चाहिए। वहां पे कौन था? CMD था। और कितने डायरेक्टर थे? 3। और 3 से कम रहा तो उतने। यहां पे क्या लिखा? एक चेयरपर्सन और कितने? 2 डायरेक्टर। और उसमें से बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी 2 डायरेक्टर एंड बाय द व्हाट? एक चेयरपर्सन 2 डायरेक्टर एंड बाय द व्हाट? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। एंड इफ द कंपनी हैज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब अगर 2 डायरेक्टर है और उस 2 डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए, पर उस कंपनी अगर एक MD है तो एक MD, एक डायरेक्टर, एक प्रिंसिपल ऑफिसर और एक क्या लिखा है? चेयरपर्सन। एंड 1 शैल बी साइन बाय द ऑडिटर। ऑब्वियसली ऑडिटर तो करेगा बैलेंस शीट पे साइन। बताओ कौन से लोग बैलेंस शीट पे साइन करेंगे? नंबर 1 एक चेयरपर्सन, एक 2 के क्या? और क्या लिखा है? बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। एंड इफ व्हाट कंपनी हैज व्हाट? मैनेजिंग डायरेक्टर, पर व्हाट? देन MD भी करना चाहिए। बताओ कौन से? नंबर 1 चेयरपर्सन, 2 डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, MD हो तो MD, लास्ट में ऑडिटर, है ना? आगे बोलिए। अच्छा ये आपको एक्चुअली मालूम है? एक्चुअली इन्होंने क्या करना चाहिए? हर साल कोई ना कोई कारण से इन्होंने अपने सारे वैल्यूएशंस को एक्चुअली द्वारा उसका कैलकुलेशन करवा के लेना चाहिए और वो रिपोर्ट IRDA को सबमिट करना चाहिए। मैं वापस से बोलूंगा, इन्होंने क्या करना चाहिए? क्या लिखा है यहां पे? एटलीस्ट व्हाट? क्या लिखा है? एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एवरी इंश्योरर, मतलब कौन सी? LIC carrying on what? Life insurance business, underline karo, life insurance business, shall cause an investigation of the what? Life insurance business carried on by him, including the valuation of liabilities in respect thereto, and shall cause
एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दी व्हाट, मतलब कुछ नहीं है, साल भर में एक बार ऑडिट करवा के लेना चाहिए और उसका रिपोर्ट आना चाहिए। अब क्या बोलेंगे रिपोर्ट के बारे में, क्या बोला है आगे? द ऑथोरिटी मे हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एनी पर्टिकुलर इंश्योरर अलाउ हिम टू हैव इन्वेस्टिगेशन मेड एज एट व्हाट डेट नॉट लेटर देन व्हाट। मैं आपको बोलूंगा क्या बोल रहा है, मतलब कि नॉट लेटर देन 2 years फ्रॉम द डेट एज एट विच द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन वाज मेड। मतलब क्या, आपको ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि हर साल तो आपको रिपोर्ट देना ही है, पर पहले और दूसरे रिपोर्ट के बीच का गैप जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 years। वापस से बोलो, हर साल तो ऑडिट करना ही है। कौन करेगा ऑडिटर? एक्चुअरियल वैल्यूएशन, मतलब एक्चुअरी टाइप का कोई आदमी आएगा, वो उसका वैल्यूएशन करेगा। आपको बताओगे प्रीमियम जो है और कॉम्पनसेशन का जो वैल्यूएशन है ये लोग बराबर करते हैं क्या नहीं करते हैं? हर साल उसका ऑडिटर कौन करेगा? एक्चुअरी करेगा। और एक्चुअरी के बाद में क्या होगा? वो रिपोर्ट देगा आईआरडीए को, पर आईआरडी ने एक रिलैक्सेशन दिया है, कोई बात नहीं है, हम आपको एक छूट देते हैं, 2 रिपोर्ट के बीच का गैप शुड नॉट बी मोर देन व्हाट 2 years। If the investigation is made annually by the insurers, the statement need not be appended, मतलब क्या अटैच नहीं करना चाहिए every year, but shall be appended at least what? बोलो जल्दी से, once in what क्या लिखा है? ठीक है, मतलब अटैच करना आपको 3 साल में एक बार। कहां पे अटैच करना है? क्या लिखा है यहां पे देखो, हर साल जो इंश्योरर ने ऑडिट करवाया है द स्टेटमेंट नीड नॉट बी, आप ऑडिट करवा के रख दो, अपने पास ही रखिए, पर वो डॉक्यूमेंट आपको कहां पे सबमिट करना है? कब? वंस इन व्हाट? हाँ, समझा क्या आपको? भले ही आप ऑडिट हर साल करवाइए, पर जो रिपोर्टिंग है, जो आईआरडी को रिपोर्ट करना है, वो आपको 3 साल में एक बार, ठीक है ना? आपको अटैच हर साल, वो आईआरडी भी कितने इंश्योरेंस कंपनी का हर साल का रिपोर्ट देखेगा, और ये ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं है। वो ऑडिट रिपोर्ट अलग है, वो ऑडिट रिपोर्ट के 4 कॉपीज ऊपर जा रही वो अलग है। नहीं नहीं, अभी खुलासा हो गया रहेगा, वो ऊपर वाला जो अलग है ये अलग है। वो ऊपर वाला क्या है? बैलेंस शीट के बारे में, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये एक्चुअली के बारे में। उसकी 4 कॉपीज तो हर साल जाएगी, वो अलग है। वो तो वो एक्चुअली इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना बैलेंस शीट का है, तो इसलिए इसको बोला ठीक है तुम कर लो, करके अपने पास ही रखो, 3 साल में एक बार दे दो, पर करके रखना। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट पॉलिसीज एंड क्लेम्स, बताओ आप ही बताओ। अभी ये एक्ट इतना सिंपल है, वो टाइटल पढ़ के ही समझता अंदर क्या लिखा होगा। आप बता दो अंदर क्या लिखा होगा आपके हिसाब से? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, किसने पॉलिसी ली, उसका एड्रेस क्या था, उसका फोन नंबर क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका पूरा डेटा क्या है, वो किसने संभाल के रखना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियसली तो समझेगा नहीं किसने कब क्लेम किया, तो किसका पॉलिसी है, मतलब इतना ही है, जब भी जो इंसान पॉलिसी ले रहा है सब रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। नंबर 2, इतना ही नहीं, जितने भी लोगों ने आज तक क्लेम मांगे हैं, तो किस किस ने क्लेम मांगा, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीजें भी वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तो ठीक है, रखना चाहिए, कंप्लायंसेस है। ये कंप्लायंसेस कौन बनाता है? ये इंश्योरेंस एक्ट ने बनाया, पर इसका फॉलो क्या होता है, फॉलो कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो एक्ट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पूरा अमेंडेड एक्ट है। 2015 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। अगर आपके पास में पुराना मॉड्यूल होगा तो आपको लगेगा ये एक्ट में ये कुछ भी नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है, तो वो जो हो गया वो ऑब्सोलीट हो गया है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं नया इंश्योरेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपने कभी प्रीवियस अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको लगता होगा ऐसा कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं है। हाल ही में जो जेटली साहब ने जो काम किया है ये उनका कारनामा है। 2015 में ये सारे सेक्शंस आए हुए हैं, तो आपको यही बोल दिया गया है। अगर आपने मॉड्यूल भी देखा और वहां पे लिखा है फॉर May 16, तो ये एक्ट नहीं है। फॉर May 16 भी एक्ट नहीं है। फिर सवाल उठता है May 16 ये एक्ट नहीं तो फिर ये कहां से आया? अब क्या किया आईसीआई ने, आरटीपी जो आया May 16 के लिए, उसमें लिख के दिया कि ये 10 पेजेस आप पढ़ो, और जो नवंबर 16 का मॉड्यूल है उसमें पूरा इनकॉर्पोरेट कर दिया। अर्थात एप्लीकेबल तो है ही ना, आरटीपी में तो उनके जरिए इधर से, अब आरटीपी में लिख के दिया एप्लीकेबल, बोलते हो एप्लीकेबल हो ही गया। तो क्या किया, आरटीपी का एनेक्स्चर बनाया। क्या एनेक्स्चर बनाया? क्या क्या एप्लीकेबल है। बहुत अच्छा हुआ हमारी बैच खत्म होने के पहले आईसीआई का एक पूरा वो लिस्ट भी आ गया कि कौन सी चीजें आपको एप्लीकेबल है। तो इस बैच के होने के पहले हम सारे के सारे वो अमेंडमेंट जो अलाइड के हैं
वो भी कंप्लीट कर लेंगे साथों साथ। वापस से बोलता हूं, अच्छी बात है हमारा जो बैच हो रहा है वो आईसीआई के नोटिफिकेशन के बाद तक चल रहा है, तो हमारे पास में अभी भी संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको पढ़ेंगे और वो भी समझ लेंगे, ताकि आपको अलग से अमेंडमेंट की क्लास करने की जरूरत ना पड़े। नवंबर के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है, ये नवंबर के लिए भी चलेंगे, पर हो सकता है उसमें कुछ अभी लॉ है, अपडेशन आते रहेंगे, तो नवंबर के केस में अलग से अमेंडमेंट और आएंगे, तो अमेंडमेंट आती रहेंगे। और ये लॉ सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट में पुरानी चीजें, मतलब उसे इट इज नॉट कंटिन्यूसली गेटिंग अपडेट, ये इसका और जो लॉ है वो हमेशा अपडेट ही होते रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका में भी काफी अमेंडमेंट्स है, देखते हैं। रिकॉर्ड्स एंड पॉलिसी में पढ़ूंगा अब यहां पे, एवरी इंश्योरर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट ऑल बिजनेसेस ट्रांजैक्टेड बाय हिम शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज। किसने? इंश्योरर मतलब कौन? इंश्योरेंस कंपनी या आदमी? इंश्योरेंस कंपनी, मतलब हमारे जैसे पॉलिसी होल्डर की बात नहीं कर रहा। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट पॉलिसी इन विच शैल बी एंटर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, क्या लिखा है? एवरी पॉलिसी इशूड, जो भी इन्होंने पॉलिसी दी होंगी उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसका नाम, उनका एड्रेस, उनका डेट, सब कुछ मेंटेन होना जरूरी है। साथ में क्या लिखा? रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ट्रांसफर, अगर किसको ट्रांसफर किया होगा, कुछ असाइन किया होगा तो उसके बारे में। नॉमिनेशन समझता है, मरने के बाद में पैसे किसको देंगे, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए। बाजू में देखिए वही सारी चीजें, बताओ 1 में और 2 में क्या फर्क है? वो पॉलिसी के बारे में, क्लेम्स के बारे में। वहां पे पॉलिसी को ब्रैकेट करो, यहां पे क्लेम्स को ब्रैकेट करो। एवरी क्लेम मेड टुगेदर विद द डेट ऑफ व्हाट द क्लेम एंड द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द व्हाट क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब जिसने क्लेम किया। अब जिसका एक्सीडेंट हो गया होगा और उसने इंश्योरेंस लिया होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया होगा या फिर कार का इंश्योरेंस लिया होगा, तो वो जो जो लोग क्लेम कर रहे हैं उसका नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए। एंड डेट ऑन विच द क्लेम वाज डिस्चार्ज, और इन द केस ऑफ व्हाट क्लेम वाज रिजेक्टेड, तो फिर क्यों रिजेक्ट हुआ, कौन सा रिजेक्शन का डेट था, ये सारा डेटा उन्होंने मेंटेन करके रखना चाहिए। और कौन से फॉर्म में? अंडरलाइन करो, बहुत गिरा हुआ पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ये कंप्यूटर में सब डेटा स्टोर होना चाहिए। अच्छी बात है। 1933 में अगर ये एक्ट, अगर हम लोग वही पढ़ते हैं 1938 का, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड तो था ही नहीं, पर एक्ट अमेंडमेंट हुआ है। और लिखा है एवरी इंश्योरर शाल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय हिम endeavor to issue policies above what specified threshold in terms of sum assured and premium in electronic form in the manner and form to be specified by the regulation made under what, मतलब क्या समझा है? ये एक स्पेसिफिक व्हाट थ्रेशोल्ड दिया है, उसके उस लिमिट के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, आपने वो ट्रांजैक्शन इस ढंग से मेंटेन करना चाहिए जैसे यहां पे रेगुलेशन में लिखा हुआ। बताओ, एक शब्द होता है रूल और एक शब्द होता है रेगुलेशन, दोनों में फर्क समझता है? आरबीआई और आईआरडी निकालता रेगुलेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता रूल्स है। जब अगर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई जाती है तो वो रूल्स नहीं बोलते, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। जैसे आरबीआई का रेगुलेशन, सीजी के रूल्स। हम लोग बोलते हैं रूल्स आए, तो रूल्स कौन लाता है? उसका पर्टिकुलर बॉडी नहीं, वो सीजी लाता है। अब जैसे आरबीआई, जैसे सेबी, जैसे आईआरडीए, ये सब क्या लेते हैं? रूल्स नहीं लाते, ये रेगुलेशंस लाते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी है। अब आईआरडी के लॉन्ग फॉर्म में लिखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेशन, आर मतलब रेगुलेशन, तो वो रेगुलेशन ही तो है। समझा क्या मुझे क्या बोलना है? तो कभी भी आप रूल्स और कभी भी रेगुलेशन लिखते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब वो रूल्स के बारे में, तो एक्चुअली में रूल्स के बारे में होता है। और ये जब आप सेबी, आईआरडीए, आरबीआई बोलेंगे तो यू हैव टू कंपल्सरी राइट वो रेगुलेशंस होते हैं, दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ एक्ट, दे आर द रेगुलेशंस। ठीक है ना? अब बताओ, ये 3 क्वेश्चंस पढ़े आपने, आपको क्या दर्द हुआ? डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? नहीं। ये एक्ट आपको लगता नहीं एक, बस इसमें दिमाग नहीं बहुत ज्यादा, ये सिर्फ क्या, एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजरल पार्ट है। देखते कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये जो अब की बार जो पॉइंट आ रहा है, इसमें बहुत दिमाग है, आपका दिमाग हिल जाएगा। यहां पे स्टार मार्क कर दो इसको, इन्वेस्टमेंट। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते? लोगों से क्या लेते? पैसे लेते। तो लोगों को लौटाना भी तो चाहिए। क्या होगा अगर इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो गई? मित्रों, अगर इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो गई तो दुनिया किसके ऊपर इल्जाम लगाएगी? आईआरडी। इसलिए आईआरडी ने एक फरमान निकाला, हर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास में इतना इतना पैसा उन्होंने रखना ही चाहिए। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने देखा था कि इतने इतने एसेट्स क्वार्टर के, होता ना, क्वार्टर के आखिरी फ्राइडे में
उन्होंने इतना पैसा का एसेट जो है वो इंडिया में रखना चाहिए, या फिर उन्होंने ये कहा था उनके जो रिजर्व फंड था वो भी था, या फिर उनका लिक्विड ऐसे था ना, लिक्विड एसएलआर की बात की थी हमने, उसमें लिखा था मैक्सिमम 40% वो था। तो ये क्या हुआ, हम सभी जानते हैं कि जितना पैसा इनके पास में आ रहा है इन्होंने किसी और धंधे में नहीं लगाना चाहिए, इन्होंने कुछ पैसा उनके पास में भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई इंसान उनसे पैसे मांग सकता है। अरे भाई आपने मुझे 20 साल के लिए पॉलिसी बनाई है मेरे पास, हो सकता है आप 3 साल में मांग ले मुझसे, मैं पूरा के पूरा पैसा जो आपसे ले रहा हूं ना। देखो इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा पैसा आता है पॉलिसी के प्रीमियम का, और सबसे ज्यादा कभी एसेट साइड में देखेंगे तो पैसा वहां पे लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट दिखता है। अगर बैंकिंग की अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो वहां पे आपको लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में दिखेंगे, यहां पे लोन्स नहीं, इनका काम है इन्वेस्टमेंट। ये इनका लोन देना, इनका बैच पे पैसे देना इनका धंधा नहीं है। इनका धंधा क्या है, ये जितने भी पैसे आ रहे हैं उसको सही ढंग से मार्केट में पोर्टफोलियो अच्छा बना के उसको इन्वेस्ट करना। तो अब जरा एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, देखते क्या समझ में है आपको, क्या शांति से पढ़िए उसको, क्या लिखा है। Every insurer shall invest at all times. At all times. कितने कितनी बड़ी बात है, पूरे समय। ऐसा नहीं लिखा जुम्मे की रात, पूरे समय, all the times। और बैंकिंग रिलेशन में सिर्फ जुम्मा जुम्मा चलता था, आई मीन जुम्मा जे जे ओके। Assets equivalent to, come on everybody, assets equivalent to, not less than, बोलो क्या, the sum of। अब देखना कितने गहराई, इतने गहराई आप अंदर चले जाओगे बाहर निकलना मुश्किल होगा। कितना पैसा इन्होंने एसेट में लाया, द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी टू द होल्डर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ अंडरलाइंग मैच्योर्ड क्लेम। मतलब आपके पास में कितने एसेट्स होना चाहिए, जितने मैच्योर्ड हो चुके हैं, और उसके बाद में लिखा है बी वाले पॉइंट में, जितने मैच्योर्ड होने वाले हैं आपके पास में उतना पैसा होना चाहिए जितना मैच्योर्ड हो चुका है और जितना मैच्योर्ड होने वाला है, दोनों भी होना चाहिए। सुनो ना, 100 करोड़ का, अरे LIC तो आपने देखा होगा ना, लोगों की पॉलिसी मैच्योर्ड होती कि नहीं होती, होती ना। तो जितना मैच्योर्ड हो गया, 100 करोड़ की मैच्योर्ड आज की तारीख में है, और मैच्योर्ड 300 करोड़ और होने वाला है, तो कितने करोड़ हो गए, 400 होगा। तो 400 करोड़ के एसेट्स मेरे पास में होना चाहिए, पर उसमें से कुछ चीजें माइनस है, जो प्रीमियम मेरे ड्यू है। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझता है, मेरा पैसा लोगों से आना बाकी, पर लोगों ने अभी तक दिया नहीं, लोग लेट पे लेट कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, एकदम से जिस दिन कभी भी ऐसे लोग होते हैं जो प्रीमियम ड्यू होता है, पर लोगों का अभी पैसा हमारे पास में थकित है, थकित एकदम। हर कोई आदमी टाइम पे पैसे देगा, वो इंश्योरेंस के एजेंट आके आपसे मांगेंगे, ठीक है, पर कभी कभी उनसे बोलता नहीं इस महीने में हेज नहीं क्या करूं, तो ठीक है वो इंटरेस्ट चढ़ाएंगे आपके ऊपर, पर आपका ड्यू है। तो बताओ 100 करोड़ का मेरा मैच्योर्ड है, 300 करोड़ मेरा मैच्योर्ड होने वाला है, उसमें से 50 करोड़ मुझे आना बाकी है। तो बताओ कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए, 350 या 450? वो तो लोगों से आना है, तो मेरा मतलब मार्केट में ही है ना पैसा। तो मुझे अभी 100 प्लस 300 माइनस 50, देखो लिखा है भाई, अब देखो मैं क्या लिखूं, अंडरलाइन करो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द लायबिलिटी ऑफ पॉलिसीज, और वो सबसे बड़ा जो लास्ट में लिखा है लेस, उस लेस को ब्रैकेट करो, उसमें से क्या माइनस होगा। फर्स्ट लाइन में सबसे आखिरी वाला वर्ड है लेस, 100 प्लस 300 माइनस, अब देखते क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच हैव फॉलन ड्यू टू द इंश्योरेंस ऑन सच पॉलिसी बट हैव नॉट बीन पेड। पेड नहीं हुआ, पेड नहीं हुआ, द डेज ऑफ ग्रेस फॉर द पेमेंट ऑफ विच हैव नॉट बीन व्हाट, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आदमी अब हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं रहा 20-25 साल, ऐसा नहीं है, मतलब वो अभी भी आने की हमें एक संभावना है, उम्मीद है कि आ जाएगा वो पैसा। चलो 50 करोड़ हो गए अंदाजन मान लीजिए, अब कितने करोड़ होना चाहिए, 100 प्लस 300 400 माइनस 50, 350 करोड़ का हमने एसेट लेना चाहिए। पर अभी भी बातें खत्म नहीं, एंड लिखा है, एंड को अंडरलाइन करो। अब तो दिमाग खराब हो जाएगा। एनी अमाउंट ड्यू टू द इंश्योर फॉर लोन, लोन 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 लोन, सर ये लोन भी देते हैं, लोन वैसा लोन नहीं देते हैं लोग, पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं। लोन देना ये बैंक नहीं है, ये वो लोन नहीं जो आप समझ रहे हो। लोन ग्रांटेड ऑन एंड विद इन द सरेंडर्स वैल्यू, ओ
विद इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिंग पेमेंट इन इंडिया इशूड बाय हिम। हे भगवान क्या लिखा है? और अब और तक रुक जाना, वहां तक ही बहुत दर्द है, और क्या आगे मत जाना, दर्द वहीं तक है। वहां पे सरेंडर वैल्यू किसको बोलते हैं? जिस दिन मान लो 20 साल की पॉलिसी थी, अब 10 साल में जाके बोले अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, बस मैं आज की तारीख में सरेंडर कर रहा हूं, उसको बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, जितना, अब देखो ना क्या लिखा है, एनी अमाउंट ड्यू टू द इंश्योरेंस फॉर द लोन्स ग्रांटेड ऑन एंड विद इन द सरेंडर वैल्यू। मतलब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, वो क्या बोलता है, साहब मैं पॉलिसी तोड़ दे रहा हूं मेरी बेटी की शादी, तो ये क्या बोलते हैं एजेंट वाले, पॉलिसी के काय को तोड़ रहा है, कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, क्योंकि जब वो पॉलिसी की मैच्योर होती है ना तभी उसका पैसा बढ़ता है। ऐसा बीच में से तोड़ दिया ना, फिर वो छपरी कुछ काम करे, 10 साल की मेहनत गई आपकी। तो लोग क्या ज्ञान देते हैं, देख LIC तेरे को लोन दे रहा ना, तेरा आज तोड़ेगा तो कितना पैसा होगा, कितना मिलेंगे तेरे को, 6 लाख मिलेंगे ना, चल तेरा 5 लाख का लोन मैं सैंक्शन करा देता हूं। LIC का तेरा पॉलिसी भी कंटिन्यू हो जाएगा, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, सिर्फ वो 5 लाख पे तुझे बैच देना पड़ेगा। तो ऐसे LIC ने कई लोगों को पैसा बैच पे दे रखा है, पर अगेंस्ट पॉलिसी है, मतलब टू बी, वो भी सेफर साइड पे चलते। अब मान लो सब पॉलिसी मैच्योर होने के दिन 50 करोड़ मिलने वाले थे, पर आज सरेंडर के दिन 10 करोड़ वैल्यू है, तो कितना लोन देंगे वो? 10 करोड़ पे। मतलब वो समझना चाहिए। आप बोलेंगे देखना मेरा पॉलिसी मैच्योर होगा तो 100 खोगा मिलेगा मुझे, लास्ट 100 खोगा, अरे वो 10 साल के बाद में होंगे ना, अभी कैसे देंगे तुझे? तो इसलिए लिखा है ना वहां पे सरेंडर वैल्यू से कम लिखा है, विद इन द सरेंडर वैल्यू। तो लोन कितना मिलता है कोई भी आदमी को? जितना सरेंडर वैल्यू उससे कम। मान लो 10 करोड़ सरेंडर वैल्यू होगी तो 10 करोड़ से कुछ भी कम मिलेगा। तो बताओ ये भी जो उन्होंने मार्केट में लोन दिया है, आपको लगता नहीं ये भी माइनस होना चाहिए? एक बार बोलता हूं, 100 करोड़ मैच्योर्ड है, 300 करोड़ क्या है? टू बी मैच्योर्ड है, माइनस 50 करोड़ क्या है? और बोलो ना क्या? मान लो इन्होंने 10 करोड़ के लोन, नॉर्मल लोन नहीं, लोन अगेंस्ट किसके? पॉलिसी। सर ये पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कोई कोई लोन नहीं देता। अब पॉलिसी मैच्योर तो वो पैसे ही लेके जाएगा ना, वो तब क्यों लोन लेगा? तो इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले सरेंडर वैल्यू। अब बताओ क्या लिखा है? 400 में से 60 गए, 340 करोड़ का एसेट होना चाहिए। पर बात यहां तक खत्म नहीं हुई, अभी तो अभी चालू है बेटा। अब ये तो होना, ये तो बहुत बहुत बड़ा खुलासा है। अब और अभी सीन सिटीजन अमेंडेड एक्ट, तो मुझे लगता है ब्लास्ट होएगा इसके ऊपर। इस एक्ट को पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया, कंफ्यूजन था ना ICAI को। तो ICAI को कंफ्यूजन क्या है, पूछू क्या? क्योंकि एक तरफ वो मालूम है कि एक्ट बंद ही हो गया, फिर जो एक्ट बंद हो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ के क्या लॉजिक है ना, मतलब जो अस्तित्व में ही नहीं है। अब की बार है, देखते हैं। और बाय एन इंश्योरर हुज बिजनेस ही हैज एक्वायर्ड, हे भगवान क्या वर्डिंग है, और बाय एन इंश्योरर, हु इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योरर मतलब कंपनी, हुज बिजनेस ही हैज एक्वायर्ड, अच्छा, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज अज्यूम्ड लायबिलिटी इन द फॉलोइंग मैनर। अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसका शब्दों का मैंने समझो। LIC, इधर इधर मेरे आओ, हम लोग LIC के पॉइंट ऑफ बात कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ LIC बात कर रहे हैं। LIC ने हाल ही में एक कंपनी एक्वायर करी, सुना सुना, LIC ने कोटक महिंद्रा एक्वायर किया। कोटक महिंद्रा ने भी तो लोन दिया होगा लोगों को, लोन अगेंस्ट पॉलिसी, या फिर कुछ भी लोन दिया होगा, कुछ भी लोन दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल XYZ कुछ भी लोन दिया होगा। तो आप बताओ, अब ये कोटक महिंद्रा थी किसी और की, पर अब तो हो गई LIC की। तो अब जो कोटक महिंद्रा का जो दिया हुआ मार्केट में लोन है, क्या वो भी इसमें से माइनस होना चाहिए? सोच के जवाब देना मुझे। अरे आप ये दोनों एक ही है ना, दो जिस्म एक जान है। तो चाहे इनका लोन आप माइनस कर रहे हो, तो कोटक महिंद्रा को आप उसके सीने से अलग क्यों कर रहे हो? आप ये मत बोलो कि कोटक महिंद्रा ने लोन दिया, अब तो ऐसे ही बोलेंगे ना, LIC ने कोटक महिंद्रा द्वारा जो लोन दिया है। नहीं नहीं, दुनिया की नजर नहीं, नहीं आपको सुनना होगा, LIC ने अगर कोटक महिंद्रा को एक्वायर किया है, तो कोटक महिंद्रा की लायबिलिटी विल बिकम द लायबिलिटी ऑफ, एंड कोटक महिंद्रा के असेट्स विल बिकम द असेट्स ऑफ। समझ गया क्या? अभी कोटक महिंद्रा उससे अलग थोड़ी ना है,
नहीं, अगर आप उसको अलग समझ रहे हो तो आपको समझेगा नहीं। अब वो किसकी हो गई ये कोटक महिंद्रा? तो अब अगर इन्होंने इन्होंने इनके बारे में अब देखना, अब ये यहां तक का इंटरप्रिटेशन है। अब देखना अब कितना पैसा माइनस होगा कोटक महिंद्रा का। अब देखो क्या लिखा है, 25% of the said sum in government securities, a further sum equal to or not less than 25% of the said sum in the government security or other approved security, and other balance in not any other approved investment as may be specified। मतलब ध्यान से सुनना, कोटक महिंद्रा ने जितना भी पैसा, अभी कोटक महिंद्रा का लोन है, मतलब कोटक महिंद्रा का इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़ का कोटक महिंद्रा का, पर अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट किसका हुआ? एलआईसी बोलेगा 200 करोड़ के 200 करोड़ में इसमें से माइनस कर लेता हूं। बोलेंगे उसका लोन मेरा लोन, उसने दिया क्या मैंने दिया क्या? बात तो वो तो मेरा ही हो गया, वो तो मेरा ही बच्चा है अब, तो उसका भी माइनस करो। गवर्नमेंट ने बोला उसका माइनस कर सकता है, एक शर्त एक, अगर तूने इसका 25% अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाया हुआ है, अर्थात ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा, ऐसा लिखा ना, उसके सम ऑफ द अबव भी लिखा है। तो अगर मान लीजिए इस इंसान ने 70 करोड़ रुपया गवर्नमेंट, किसने? कोटक महिंद्रा के ना एलआईसी ने, कोटक महिंद्रा ने 200 करोड़ का 25% कितना होता है? 50 करोड़। तो 50 करोड़ तो माइनस हो गई, पर मान लो इन्होंने 70 करोड़ गवर्नमेंट में लगाया, तो चलेगा? हमें ज्यादा चलेगा? हम चाहते हैं कम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा मतलब जिंदा है ना, तुम समझ रहे नहीं हो? अरे सिक्योर्ड है ना वो, तो वो जिंदा पैसा है, वो कभी भी, आप बोलेंगे वो अगेंस्ट पॉलिसी नहीं, अरे पर है तो जिंदा ना। गवर्नमेंट बोलते क्या कभी भी आधी रात को जिंदा है? गवर्नमेंट के पैसे मतलब क्या एकदम क्लीन है। तो अब चलो 70 करोड़ इन्होंने पैसा, अरे हमारा क्या बोलना है भाई, इनके पास में कभी भी पैसा ज्यादा होना चाहिए, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को रीपे करते आना चाहिए, इसलिए पैसा उन्होंने रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 200 करोड़ को नहीं, पर अभी कम से कम 70 करोड़ को तो माइनस कर लेंगे। 70 करोड़ क्यों लिया मैंने? उनकी 70 करोड़ गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट होती, अगर मानो 40 करोड़ होती तो अलाउड ही नहीं करता। 25 करोड़ 25% कम से कम, तो 50 करोड़ है, 70 करोड़ है, मान लो 200 करोड़ पूरा गवर्नमेंट में लगा दिया तो, अरे बोलो ना 200 करोड़ पूरा के पूरा कहां होना चाहिए? पूरा के पूरा माइनस कर, हम तो गवर्नमेंट बोलते सोना है, वो सोना एनी टाइम लिक्विड है। तो चलो 70 करोड़ हमारा एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अब बोलो माइनस कितना होगा? 70 करोड़। अब कितना बचेगा? 270 करोड़। अभी 270 करोड़ का इनके एसेट्स होना चाहिए। अभी बातें अभी तक यहां तक खत्म नहीं हुई। द बैलेंस इन एनी ऑफ द अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। अब 130 करोड़ जो बचे हैं, उन्होंने ऐसे ही जगह पे इन्वेस्ट किए हैं जहां पे आईआरडी ने कहे हैं। मान लो कोई पॉलिसी के अगेंस्ट में बोले होंगे, पर इन्होंने क्या किया है? अब देखो 200 करोड़ का पूरा डिवीजन मारते हैं हम लोग, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलो? ये एलआईसी की बुक में चल रहा है ना, और हम लोग इस समय किसका देख रहे हैं कि एलआईसी का कौन हो चुका है? कोटक महिंद्रा। अब कोटक महिंद्रा के 200 करोड़ में से 70 करोड़ किसमें लगे? अब 200 करोड़ का 70 करोड़ तो इधर गया, अब बचा 130 करोड़। पर 130 करोड़ में 100 करोड़ ऐसी जगह पे जो अच्छी जगह है, और 30 करोड़ ऐसी जो फालतू इन्वेस्टमेंट है। मतलब फालतू मतलब वो उस आईआरडी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। तो ये जो 100 करोड़ है वो कहां से माइनस होगा? तो आप बताओ 170 करोड़ का असेट्स इनके पास में होना चाहिए, किसका इन्वेस्टमेंट? अब आपको शायद से समझ में आ रहा होगा। समझा क्या? शब्द देखो कितने कठिन है वहां पे, मतलब बहुत ही दर्द डिस्को था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बताएंगे पूरा सीक्वेंस में क्या क्या प्लस क्या माइनस है। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं पूरे इंश्योरेंस में। नंबर 1, नहीं नहीं नहीं, ऐड क्या होगा? पॉलिसी जो मैच्योर्ड हुई, वो जो मैच्योर्ड होने वाली हो, मतलब ये पैसा उन्होंने अपने पास में उतना एसेट्स रखना चाहिए, है ना। नंबर 3, माइनस करो प्रीमियम जो लोगों ने दिया है नहीं तो वो तो माइनस हो जाएगा। जो लोगों को लोन दिया वो माइनस कर लो। फिर जिस कोटक महिंद्रा को इन्होंने एक्वायर किए उसके लोन का 25% या उससे ज्यादा वो भी माइनस कर लो। एंड जो बचे 130 करोड़ है वो भी अगर अच्छी वाली में गए होंगे वो पूरा माइनस कर लो, या फिर वो 130 में से 100 करोड़ अच्छे में होंगे तो 100 करोड़ माइनस करो। आई होप यू गेट एवरीवन माइंड इट। आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इन द केस ऑफ इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ये ऊपर वाला कौन सा था? फिर अंडरलाइन कर दो लाइफ ऊपर वाले को।
ऊपर वाला जो ज्ञान पढ़ा ना हमने वो लाइफ के लिए सीमित था, अभी किसके लिए है? अब बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं उससे वो क्या करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझ गया ना। अब वो क्या लिख रहा है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस मतलब यही गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस एंड ऑल। 25% ऑफ द असेट्स इन गवर्नमेंट कंपनी अ फर्दर सम इक्वल टू नॉट लेस देन व्हाट, अ फर्दर सम इक्वल टू नॉट लेस देन 10% ऑफ द असेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या लिखा है मैं समझा नहीं। 25% ऑफ द असेट किसमें है उसके, और फर्दर सम इक्वल टू नॉट लेस देन कितना, मतलब क्या, टोटल 35%। द असेट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर व्हाट, और अदर लिखा है सिक्योरिटी एंड द बैलेंस इन व्हाट एनी अदर इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट रेगुलेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन। समझा है क्या बोला, मतलब इनका गवर्नमेंट में मैक्सिमम कितना चल सकता है, मिनिमम 25 तो है ही नहीं। नहीं वहां पे क्या लिखा है, नॉट लेस देन 10% इन द, नॉट लेस देन मतलब क्या 10% तो कम से कम होना चाहिए। हाँ समझा है क्या लिखा है, 10%, देखो 25% तो होना ही चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट में, अगले 10% का क्या बोलेंगे, वो तो गवर्नमेंट भी चल सकता है बाहर भी चल सकता है, पर वो बाहर के 10% किसमें है? मतलब अदर मतलब क्या लिखा है, और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, समझा क्या, एंड द बैलेंस इन द अदर इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डिंग विद व्हाट, ये समझाने में ये जो 10% और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और ये बाद में भी तो अप्रूव्ड ही है, अप्रूव्ड नहीं है, ऊपर वाला अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, और दूसरे वाला जो अप्रूव्ड है वो इट इज बाय आईआरडी है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, तो ज्ञान इस तरह का है, अगर ये लाइफ की बात करेंगे तो हालात अलग है। इसमें क्या है, आप 25 भी कर सकते हो 100 भी कर सकते हो, दोनों भी गवर्नमेंट में चलेगा। और बाकी जो है अदर्स, 25% से लेके 100% तक आप सीजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदर्स आप अप्रूव्ड में कर सकते हो। अप्रूव्ड कौन सा, ओ मतलब आईआरडी वाला अप्रूव्ड, ठीक है ना। अब अगर ये कौन सा जनरल इंश्योरेंस की बात करूंगा, तो इसमें मिनिमम 25 तो कर ही सकते हैं। अच्छा इसमें 100% चल सकता है क्या, सोच के जवाब दो। अरे ये 25 और ये इधर का ये कॉमन कॉमन है। अब इन्होंने क्या करता है, ये बोला कि अगला जो 10% है, अगर ये सीजी बोला भी तो चलेगा, ये तो ये पहले वाले कंडीशन में ही फुलफिल हो रहा है ना, ये तो दूसरा वाला कंडीशन तो यूजलेस है। मतलब कैसा यूजलेस है, उसमें लिखा है अगला 10% तक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी डाल सकते हो, तो वो तो यहाँ पे मिल ही रहा ना वो योगदान। तो यहां पे इतना लिखना है कि अदर, बोलो ना, अप्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, सीजी। समझा क्या अभी, और जो बचा 65% है, बोलो बोलो, वो आईआरडी का अप्रूव्ड है। कुछ नहीं है, ये 10% फालतू का ज्ञान है। वैसे ये 25% में 10% गवर्नमेंट का आया हुआ है, इसी भी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किए हैं उसमें भी आप 10% तक और ज्यादा कर सकते हो। पर अगर मान लो सिर्फ मैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में ही रखता हूं तो 100 के 100 चलेगा, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। पर गवर्नमेंट की अप्रूव्ड में मैं 10% से ज्यादा नहीं रख सकता हूं, क्या नॉट लेस देन है वो, मिनिमम 10 है वो भी। तो अगर ये 10% को अगर मान लीजिए मैं 40 कर रहा हूं, तो ये 40 और 25 65 हो जाएंगे, और मैं इधर जो बचेगा 35 आएगा। ये दोनों भी मिनिमम मिनिमम है, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अरे सबसे सिंपल सा सवाल है, एलआईसी आईआरडी को क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम गवर्नमेंट के घर में पैसे रखते हो तो मिनिमम ही लिखेगा, एकदम कॉमन सेंस है। आपका अगर पैसा किसी प्राइवेट आदमी के पास में, तो गवर्नमेंट को आपके चरित्र पर डाउट लगेगा, पर अगर आपका पैसा खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट की तिजोरी में है, तो फिर उससे सोने से पीला है। प्रॉब्लम क्या हो, तो कभी भी वहां से मिलेगा ना पैसा। तो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट जैसी कोई सिक्योरिटी, या फिर दोनों का, नहीं तो आईआरडी ने, किधर भी हो पैसा। पर एक सवाल पूछता हूं मैं, सारा 100% आईआरडीए में है, सोच के जवाब दो। अलाउड नहीं है, 100% गवर्नमेंट में चलेगा, पर 100% आईआरडी में, आईआरडी के अप्रूव्ड सिक्योरिटी में नहीं चलेगा। इनका गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मतलब वो खुद मान रहे हैं कि गवर्नमेंट की तिजोरी सबसे भारी,
डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या लिखा है देखो, एन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नॉट मोर देन 5% ऑफ एग्रीगेट इन व्हाट कंट्रोल ऑफ हिज कंट्रोल फंड्स एंड असेट्स इन व्हाट द कंपनीज बिलोंगिंग टू। समझा क्या लिखा है? यही वो पॉइंट है, मतलब जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 5% से ज्यादा पैसा आप किसके ऊपर नहीं लगा सकते हो। मतलब जिसने जिसने कंपनी को प्रमोट किया, जैसे कोटक महिंद्रा, तो कोटक बैंक ले लो या फिर महिंद्रा ले लो, ये प्रमोटर है उसके। तो उन प्रमोटर के घर में उनका कोई भी और कंपनी होगा, तो उनमें 5% से ज्यादा पैसा आप ना लगाए तो बेहतर है। आपको पता है ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर मान लीजिए उस पे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसमें अगर बजाना है तो इसके ऊपर पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं, अब मान लो अगर ये समझ गया ना तो पूरे एक्ट में अब कुछ नहीं है, अब सब ऐसी ज्ञान है। प्रोहिबिशन ऑफ लोन, अब लोन दे सकते कि नहीं दे सकते उसके ऊपर है। उसके नीचे वाला बुलेट पढ़ो, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर फॉर व्हाट कॉन्ट्रवेंशन, उसके नीचे वाला पढ़ो, ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट इंश्योरर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ मोटर व्हीकल, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके नीचे क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन। अब मैं एक एक पढ़ता हूं क्या लिखा है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पढ़ते हैं liability of director for contravention if by reason of contravention of any of the provision of section 27 or 29 any loss is sustained by insurer or by policy holder। सबसे बड़ा खुलासा, मतलब जो चलाने वाला मैनेजर है उसकी वजह से या तो अपने से गरीब पॉलिसी होल्डर का नुकसान हुआ या फिर एलआईसी का नुकसान हुआ, तो उस केस में क्या होगा, एवरी, क्या लिखा है, एवरी बोलो क्या, एवरी डायरेक्टर मैनेजर ऑफिसर हु इज नोइंगली द पार्टी ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन शैल बी व्हाट जॉइंटली एंड व्हाट सेवरली इज लायबल फॉर। ठीक है, मतलब वो नुकसान भरपाई करके देंगे। ठीक है, किस किस को, एग्जामिनेशन में पूछेंगे, पॉलिसी होल्डर भी उनके ऊपर सू कर सकता है, हाँ कर सकते, किसके ऊपर, मैनेजर के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब क्या सी, इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ व्हाट मोटर व्हीकल, एवरी इंश्योरेंस कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस शाल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या लिखा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बोलो, ये जो एक्ट ये अभी आया ना, अमेंडमेंट एक्ट 2015, इंश्योरेंस एक्ट तो 1938 का है, जैसे साइबर लॉ 2000 का है पर अमेंडेड इन 2008, ये वैसा 1938 का है पर अमेंडेड इन 2015। अंडरराइट सच मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन व्हाट थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ मोटर व्हीकल। अभी कौन से बिजनेस की बात कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस, मतलब अभी लाइफ की बात नहीं कर, लाइफ छोड़ के जो बाकी होता है वो सब जनरल इंश्योरेंस होते हैं। एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, मुझे बोलना है वो क्या बोल रहा है, थर्ड पार्टी का भी अपने इंश्योरेंस सुना है क्या? मैंने गाड़ी चलाता हूं, मेरे हाथ से मैंने आपको उड़ा दिया, अगर मैं उड़ा खुद तो ये फर्स्ट पार्टी है। अगर मैं उड़ने के बाद में गवर्नमेंट इंश्योरेंस मुझे पैसा दे रहा है, मैं ही गाड़ी चला रहा था, मैंने आपको ठोक दिया पर उसमें मेरी भी मौत हो गई और मेरी गाड़ी को मान लो 50,000 का नुकसान हुआ, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपए मेरे गाड़ी के लिए खर्चा दे रही है तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्टी है। पर मेरी गाड़ी की वजह से आपकी गाड़ी उड़ गई, आपको मैं जानता भी नहीं, आपकी गाड़ी को 2 लाख रुपए खर्चा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपके भी पैसे दे रही है तो आप कहेंगे सर ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी वो फर्स्ट पार्टी प्लस थर्ड पार्टी दोनों की करवाई थी। अगर मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता और आपकी गाड़ी को चोट लगती तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं, पर आप मुझे बजा बजा के मुझसे ही लेते। तो इसीलिए जितने भी लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स लेते हैं, उनके ड्राइवर पे भरोसा नहीं होता, वो पी कर चलाते हैं, तो गाड़ियों के ऊपर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना। और वो ट्रक की वजह से कोई आदमी मर गया, कभी कुछ हो गया, तो मालिक को उठाएंगे ना, ट्रक तो बाद में उठाएंगे, वो मालिक क्या बोलता है, इसलिए वही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से ले लो, थर्ड पार्टी भी लो। थर्ड पार्टी मतलब सामने वाले को भी कुछ हुआ तो उसका भी नुकसान भरपाई अपने को मिलेगा। बोलो ना, यस। तो उनका क्या बोलना है, अगर तुम्हारी कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने बोला है कि तुम्हारा 20% बिजनेस जो है वो थर्ड पार्टी से आना चाहिए, मतलब तुम 80% बिजनेस कुछ भी करो, यहाँ पे नंबर स्पेसिफाइड नहीं दिया है, पर 20% जो प्रीमियम है आपको किसके लिए आना चाहिए, वो थर्ड पार्टी। अभी कैसा वेलफेयर के लिए बोला है कि मतलब पूरे देश में नहीं, क्या ऐसे पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए लाया है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी जब भी आएगी ना आपको फोर्स करके साथ थर्ड पार्टी भी ले लो आप। मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में रेगुलेशन इतना, तभी थर्ड पार्टी आपके पास में मिनिमम होना चाहिए। अरे समझता क्या नहीं, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। आइए देखिए क्या लिखा है, अब मैं कहां पे हूं, लिखा है ना वहां पे देखो, सच मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन थर्ड पार्टी रिस्क, समझा क्या?
ए भाई, किसको करना है ये? कोई भी जनरल इंश्योरेंस वालों को। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन क्या लिखा है आगे? पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसा आपने कोई तो एक्ट में पढ़ा था क्या? इन्वेस्टिगेशन कर सकते क्या ये लोग? कौन? आईआरडीए के लोग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। ना कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, अगर उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डायरेक्टर? दे शुड सपोर्ट आईआरडीए की ये डॉक्यूमेंट्स ले लो और हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। एकदम गिरा हुआ छपरी सेक्शन है, कुछ नहीं। रेगुलेटरी को ऑब्वियसली, अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया आपने उनको। अच्छा, क्या होता है आईआरडीए और ये जो ये एक्ट है, इसमें क्या हुआ? जनरली तीन चीजें होती है। एक होता है लॉ मेकर, लेजिस्लेटिव, एक होता है उसको रेगुलेट करने वाला, और एक होता है वो क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटर, मतलब जुडिशियरी। पर आईआरडी के केस में वो इंप्लीमेंटर भी और जुडिशियरी भी है। मतलब वो रेगुलेशन भी खुद ही बनाता, मतलब रेगुलेट भी कराता, और कोई इंश्योरेंस ने कभी गलत काम किया ना तो जुडिशियरी भी खुद ही है, वो फैसले भी खुद ही ले लेता है वो। समझा कि नहीं? आप कुछ सुनना भी नहीं, आप कुछ समझ रहा भी नहीं मैं क्या बोला। कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, वैसे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे मस्ती थी, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, बस कुछ बोला ही नहीं बेटा मैं। ठीक है। द ऑथोरिटी में एट एनी टाइम, ऑथोरिटी का मतलब क्या था? आईआरडी है। इफ इट कंसिडर्स एक्सपीरियंस सुटेबल टू डू सो बाय इन राइटिंग डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज सकता है आपके, स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ व्हाट, किसका? एनी इंश्योरेंस और इंटरमीडियरी और व्हाट इंश्योरेंस, मतलब कोई भी इंटरमीडियरीज होंगे उनके, कोई एजेंट्स होंगे, एज द केस में बी, एंड रिपोर्ट टू दी व्हाट, मतलब क्या उनको भेजेंगे और रिपोर्ट करवा के लगाएंगे। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वेयर एवर नेसेसरी एम्प्लॉय, हाँ बोलो, ठीक है ना, वो ऑडिटर को भी लगा सकते हैं। आपको लगता है बहुत भारी पड़ रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं, एकदम छपरी टाइप से। क्या लिखा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में सॉरी ऑन बीइंग डायरेक्टेड कॉज एन इंस्पेक्शन टू बी मेड by one or more of his officers of the books of accounts of any insurer or intermediary or insurance and supply copy of report to the insurer। क्या समझे आपको? क्या लिखा है वहां पे? cause, अंडरलाइन करो, cause an inspection to be made by one or more of what his officers, मतलब कौन? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके खुद के और आसपास के लोगों से क्या करवाएगा? इंश्योरर का ऑडिट करवाएगा, मतलब इन्वेस्टिगेट करवाएगा, और उसका रिपोर्ट किसको देगा? वहां पे क्या लिखा है? कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू दी किसको? नहीं नहीं नहीं, इंश्योरर तो मतलब वो खुद को, आईआरडी को तो जाएगा ही रे, पर इंश्योरेंस को उसको भी तो पता होना चाहिए ना, तुम लोग आके मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छा हो क्या बुरा हो, तो उनको भी जाना चाहिए ताकि वो भी अगर कुछ नॉन कंप्लायंसेस होंगे तो कंप्लायंसेस करेंगे। आगे देखते क्या लिखा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर मैनेजिंग, अब आगे क्या लिखा होगा पता होगा आपको? सारे मैनेजर की ड्यूटी, उन्होंने ये जो ऑफिसर आ रहे हैं उनको सपोर्ट करो, अदर ऑफिसर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट इंश्योरेंस की है, एज ए केस में बी टू प्रोड्यूस, समझा क्या? प्रोड्यूस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डायरेक्टेड, जैसे इंश्योरेंस आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ, जब भी कोई भी इनकम टैक्स की रेड होती है तो हमारे घर के सारे लोगों ने उनको सपोर्ट करना, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऑल दैट। द इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन ऑल सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट और सब ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द व्हाट, किसको? ऑन सच इंस्पेक्शन एंड व्हाट द अथॉरिटी मे आफ्टर गिविंग सच अपॉर्चुनिटी, समझा क्या? वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके उनका फैसला सुना सकते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली बताओ, इनकम टैक्स में भी आपने बढ़ा हुआ, सारे एक्सपेंस किसके माथे पे जाएंगे? ये आईआरडी का खर्चा है या इंश्योरेंस कंपनी का है? हमने तुम्हारे कंपनी को चेक करने के लिए जो ऑफिसर भेजे थे वो खाए थे पिए थे 10 दिन 5 स्टार होटल में रहे। अच्छा लाओ सब निकालो। प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ व्हाट? कमीशन अदरवाइज व्हाट? कुछ नहीं भाई, बिजनेस को प्राप्त करने के लिए अगर आपने एजेंट को कमीशन दिया है तो वो चलेगा, उसके अलावा आपको कोई भी 1 रुपया भी किसी और अन्य व्यक्ति को देना अलाउड नहीं है। वापस से बोलूं, कमीशन की खातिर ही सिर्फ आप पैसे दे सकते हो। मान लीजिए आपको पता है, मैंने कल भी कहा था एलआईसी के आप मेरे एजेंट हो तो मैं आपको कमीशन दूंगा ना, बिकॉज आप मेरे बिजनेस ला रहे हो। उसके अतिरिक्त तो मुझे किसी को पैसा देना, हाँ क्या लिखा है? नो पर्सन शॉल पे और कॉन्ट्रैक्ट टू पे एनी रेम्युनरेशन और रिवॉर्ड वेदर बाय वे ऑफ, क्या लिखा है? क्या लिखा? बोलो बोलो। कमीशन और अदरवाइज फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया टू एनी पर्सन एक्सेप्ट, बोलो बोलो एवरीबॉडी बोलो। अरे कल हमने पढ़ा था ना, एजेंट मतलब कौन? जो बिजनेस लाता है।
or an intermediary or insurance intermediary in such manner, ठीक है ना? No insurance agent or intermediary insurance shall receive or contract to receive commission or remission in any form in respect of policies issued in India by an insurance in any form in respect of क्या लिखा है policies issued in India by an insurance except in accordance with what the regulations, कुछ नहीं लिखा है। ऐसा ही पेमेंट करना चाहिए उनको जैसे किसने कहा है, मतलब आप उसी ढंग से, आप ये बोले नहीं मैंने कैश में दिया, अगर आईआरडी ने कहा होगा चेक में दो तो आपने चेक नहीं देना चाहिए। जिस आदमी के अकाउंट पे उस अकाउंट, उसने बोले उसकी वाइफ के अकाउंट पे नहीं जाना चाहिए, उसके ही अकाउंट पे जाना चाहिए तो उसके ही अकाउंट पे जाना चाहिए। तो ठीक है, अब इस चैप्टर का आखिरी पन्ना ये रहा आपके सामने, ये पढ़ेंगे फिर चैप्टर इज ओवर। अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट इंश्योरेंस एजेंट, आप सभी जानते हो एन इंश्योरर मतलब कौन, इंश्योरेंस कंपनी किसको अपॉइंट कर सकती है? एनी पर्सन टू एक्ट एज एन व्हाट इंश्योरेंस एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट सॉलिसिटिंग एंड व्हाट प्रोक्यूरिंग, सबसे बड़ा काम होता है प्रोक्यूरिंग व्हाट इंश्योरेंस का बिजनेस। नो पर्सन शैल एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट फॉर मोर देन व्हाट वन लाइफ। अब बहुत बड़ा खुलासा, स्टार मार्क कर दो। मैं देखना चाहूंगा आपका इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है। क्या एक आदमी दो कंपनी का एजेंट बन सकता है क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए? सोच के जवाब दो। वही आदमी कोटक महिंद्रा के, वही आदमी जो एलआईसी की पॉलिसी बेचता है और वही आदमी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बेचता है, दोनों का लाइफ इंश्योरेंस अलाउड नॉट अलाउड? क्यों? अदरवाइज ही विल बी बायस्ड नो। वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर, अगर एक ही सब्जेक्ट मान लो इसका सब्जेक्ट दो लोगों का इसका सब्जेक्ट एक ही एजेंट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर रहेगा ना उसको किसका बेचना है। अगर मेरे तुम एलआईसी के एजेंट बने हो तो तुम यू कैन नॉट बिकम एन एजेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। एकदम लॉजिकल है ना, मतलब उसमें क्या है, अगर मैं आप मेरे एजेंट बन रहे हो, चला तुम मेरा धंधा करो ना, उसका क्यों कर रहे हो तुम? मुझे प्रमोट करो, तुम दोनों को प्रमोट करो तो मेरा भी बिजनेस हैम्पर होगा। यू आर एन एक्सक्लूसिव एजेंट फॉर मी। अच्छा दूसरी बात, एक इंसान का लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट क्या दूसरे कंपनी का जनरल इंश्योरेंस का एजेंट बन सकता है? सोच के देखिए ऐसा चल सकता है, पर इसका जनरल इंश्योरेंस का एजेंट किसी दूसरे कंपनी के जनरल इंश्योरेंस का एजेंट, वही लिखा, खत्म हो गया। द ऑथोरिटी शैल व्हाइल फ्रेमिंग द रेगुलेशन एंश्योर दैट नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड टू अराइज फॉर एन एजेंट इन रिप्रेजेंटिंग व्हाट। समझा क्या? अल्टीमेटली इंटेंशन नहीं है कि भाई तुम बायस नहीं होना चाहिए, क्या कॉन्फ्लिक्शन है, मतलब तुम किसी एक को ही प्रमोट कर रहे हो दूसरों को नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां पे आओ, एक काम करते जो थर्ड वाला उसमें आओ, एजेंट इंटरमीडिएट नॉट टू बी डायरेक्टर। आप मुझे बताओ कैसा ये रिश्ता है, जो इंसान डायरेक्टर है वो एजेंट भी है, क्या करेगा वो? अरे तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का काम करना, तो एजेंट थोड़ी ना है। क्या कर रहा है तू, ये छपरी काम? तू कौन है और तू क्या काम कर रहा है? ब्रोकर का। तेरा ध्यान हट जाएगा ना। तेरा काम क्या है? डायरेक्टर, यू हैव टू मैनेज द कंपनी। तुम डायरेक्टर और एजेंट हो तो तुम जानबूझ के अपने लिए कमीशन ज्यादा चार्ज करोगे, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर, यू विल बी बायस्ड। आप अपना चाहे उतना कमीशन चार्ज कर लोगे। तो अगर तुम डायरेक्टर हो, इस एक्ट के आने के पहले तुम डायरेक्टर भी थे और एजेंट भी थे। सोचो 1938 में ऐसा कोई कानून नहीं था। 2015 में के पहले अगर आप डायरेक्टर भी थे और एजेंट भी थे तो इज्जत से 6 महीने के अंदर दोनों में से एक को बंद कर दो। समझा क्या बोला? सही तो बात है। तो आपके हाथ में सब कुछ है, मतलब काम भी आप ही कर रहे हो, आपका काम का अप्रूवल भी आप ही कर रहे हो, ऐसा कैसा चलने देंगे? क्या लिखा है देखो, नो इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी शैल बी एलिजिबल टू बी व्हाट रिमेन, बोलो डायरेक्टर। Any director holding office to the commencement of the insurance laws shall not become ineligible to remain director by reason of this section until expiry of। समझा क्या? उल्टा पढ़ो, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना, दोनों में से एक डिसाइड करना है, आपको डायरेक्टर रहना है कि एजेंट रहना है। वो बोलेगा मुझे एजेंट रहना, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टर से छुटकारा कर एजेंट बन जा। वो बोलेगा मुझे डायरेक्टर रहना, अगर डायरेक्टर रहना तो फिर द ऑथोरिटी मे परमिट एन एजेंट टू बी ऑन बोर्ड। अब देखो कितना सनसनी की छोटा सा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एजेंट को हम लोग बोर्ड पर आने दे सकते हैं, एक एजेंट को हम लोग बोर्ड पर आने दे सकते हैं। ये पढ़कर शॉक लगता है, पर अगली लाइन में रिलैक्सेशन है। ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में इम्पोज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी। समझा आपको क्या हो रहा है? कभी कभी पॉलिसी होल्डर को क्या तकलीफ हो रही है, ये सिर्फ एक एजेंट ही जान सकता है। डायरेक्टर को अपने बंद कमरे में कभी समझता नहीं एग्जैक्टली, जब वो रूट लेवल पे जाता है तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एजेंट जब वो मार्केट में जा रहा है, ओनली ही नोज व्हाट हैपेंस, कि पॉलिसी को बेचना कितना डिफिकल्ट है। अगर ऐसा घिसा हुआ एजेंट
अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के वास्ते या फिर पब्लिक के बचाव पक्ष में कुछ अगर डायरेक्टरशिप में आगे कुछ एटलीस्ट वो एडवाइस देने के लिए डायरेक्टर बन रहा है, तो उसको डायरेक्टर बनने दिया जाए, पर एक प्रोवाइडेड क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट पॉलिसी होल्डर और टू अवॉइड व्हाट। समझा क्या बात? बहुत क्लियर है। आप ये इसको अदरवाइज मत लेना। आप बोलेंगे पहले क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर एजेंट नहीं बन सकता और एजेंट डायरेक्टर। अब वो क्या बोल रहा है, एजेंट डायरेक्टर बन सकता है अगर उसका बनना पब्लिक के हित में है। नहीं, आपको सुनना, ये बहुत बड़ा खुलासा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा अकेले में पढ़ोगे तो। वो क्या बोला, डायरेक्टर एजेंट नहीं बन सकता और एजेंट भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर नीचे क्या बोला है, एजेंट को चाहे तो आप डायरेक्टर बना सकते हो, वैसे नहीं। यहां पे एक सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर वो इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर है तो। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नेक्स्ट, उसके नीचे सफिशिएंसी ऑफ एसेट्स, वही वापस से वही है कि आपके इसमें इतने पैसे होना चाहिए। एवरी इंश्योरर और री इंश्योरर शैल at all times maintain what, an excess of value of assets over the amount of liability not less than 50% of the amount of minimum capital as stated under section 6। हमने कल पढ़ा था 100 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, 100 करोड़ लाइफ को, 100 करोड़ जनरल को और 100 करोड़ हेल्थ को तो, और 200 करोड़ री इंश्योरर को। उसका 50% लिखा ना, 50% ऑफ दी व्हाट, मिनिमम कैपिटल। वो मिनिमम कितना था, 100 करोड़। उसका 50% बोलो कितना, 50 करोड़। तो 50 करोड़ आपके एसेट्स में ज्यादा होना चाहिए कि लाइबिलिटी में? मतलब आपके लाइबिलिटी से में पैसे ज्यादा होना चाहिए, पर कितने, 50 करोड़। अगर आप री इंश्योरर हो तो योर एसेट शुड हैव मोर 100 करोड़ देन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी 500 करोड़ की है तो एसेट 600 करोड़ होना चाहिए अगर री इंश्योरर है। और अगर वो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस वाला है तो 500 करोड़ इधर होंगे तो इधर 550 करोड़ होना चाहिए। 500 करोड़ क्या लाइबिलिटी, तो एसेट। अब बताओ एसेट्स की वैल्यू क्यों ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली, नहीं तो रीपे कैसे करोगे यार, एक कंपनी बर्बाद कर देंगे। अगर मान लीजिए एलआईसी मेरा एफडी है और एलआईसी मुझे बोल रहा है मैच्योर हो गया, अभी पैसे नहीं जमाएंगे तो देंगे। अरे एलआईसी एक ट्रस्ट है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी और बैंक हो, लोग क्यों पैसा रखते हैं वहां पे? ट्रस्ट है, ऐसे कैसे चलने देंगे? An insurer or the reinsurer, as the case may be, who does not comply with which shall be deemed to be insolvent। समझा गया? अगर आपने ये पैसे इतने रखे नहीं तो हम लोग को क्या मानेंगे कि आप एक क्या हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपका वाइंड अप हो गया। द ऑथोरिटी शॉल स्पेसिफाई लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन, इसको सॉल्वेंसी मार्जिन बोलते हैं। समझा गया? और ये सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए कौन डिसाइड करता है? आईआरडी है। नोन एज व्हाट, कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी ऑन द ब्रीच ऑफ। अच्छा बताओ, ये सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी समझता है? आप क्या अगर पास में अगर लाइबिलिटी 500 करोड़ और हाथ में 100 करोड़, तो फिर सवाल उठेगा आपके लाइबिलिटी के ऊपर कि लाइबिलिटी चुकाएगा कैसा? चुकाएगा नहीं मतलब चुकाने से पहले, आपके बर्बाद होने से पहले ही हम लोग डिक्लेयर कर देंगे आप बर्बाद हो, हम आपको आज ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे। ऑथोरिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विदाउट प्रेजुडिस टू टेकिंग ऑफ एनी अदर रेमेडियल मेजर्स एज डीम्ड फिट in case of what, non maintenance of adequate level of solvency। क्या लिखा देखो ना, सबमिट अ फाइनेंशियल प्लान टू द अथॉरिटी इंडिकेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन टू करेक्ट। समझा क्या? अगर आपके पास में ऐसे पैसे कम हो रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि एक तो हम आपको बंद कर देंगे, और आपको लगता है नहीं नहीं प्लीज बंद मत करो, तो विद इन 6 मंथ्स आपको देना है आईआरडी को लिख के कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्लान ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से हमारे लाइबिलिटीज से ज्यादा असेट्स हो जाएंगे। मतलब आपको लिख के देना पड़ेगा। ऐसा क्या जुगाड़ कर रहे हो आप? हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते ना अगले, तो वैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई हम लोग को कहां से पैसे आएंगे। लेफ्ट साइड में देखो, यहां पे क्या लिखा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज हाउ टू बी वैल्यूड। ठीक है, बहुत इजी है। क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ व्हाट, सेक्शन 64, असेट्स शैल बी वैल्यूड एट। ये कौन से असेट्स? अभी हमने पढ़ा ना असेट्स, अभी पढ़ा ना असेट्स से लायबिलिटी, असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो असेट्स का वैल्यूएशन, असेट्स शैल बी वैल्यूड एट व्हाट, नॉट एक्सीडिंग देयर व्हाट मार्केट। समझ गए क्या? आप बोलेंगे मेरे 500 करोड़ की जमीन है। अरे 500 करोड़ की तब थी वो जब जमीन के भाव तो बहुत है। आज वो जमीन 200 करोड़ की हो गई, मार्केट गिरा हुआ है, रिसेशन चालू है इंडिया में, तो अब तुमको आज के हिसाब से गिनना पड़ेंगे उसको। नहीं नहीं, अब वापस से खुलासा होगा इस बात का। आप ये नहीं बोल सकते मैंने इसको 500 करोड़ में खरीदा था, 500 करोड़ में खरीदा हूंगा, आज कितनी कीमत है उसकी? आज मार्केट गिर चुका है, जमीन के रेट 200 करोड़ हो गए, तो आपको 200 करोड़ का भाव लगाना पड़ेगा। समझा क्या? अभी लोगों ने चांदी लेकर गई, 70,000 रुपए किलो से चांदी ली, अब वो चांदी के भाव आज 35,000 रुपए किलो है। मुझे भी किसी जानकार ने कहा था ले लो ले लो, और रेट 50,000 के थे, लोगों ने कहा ले लो, मैंने नहीं लिया, वो 60 हो गए। लोगों ने कहा ले लो, बोले बहुत भाव 1 लाख तो हो जाएंगे, मैंने नहीं लिया। 70,000 लोगों ने बोला ले लो, मैं बोला लेता हूं।
10 किलो चांदी 7 लाख की ले रखी मैंने, और इस आस में कि अब बस 1 लाख रुपए 2-3 दिन में हो जाएंगे। तब से वो 71-72 हुए, और जब से पीछे आई हुए आज तक मैं 3 साल से उस चांदी को देखता हूं, बस दिल के आंसू, हाँ वही दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, मेरी खड़े खड़े लग गई। और मेरे जब भी वो चांदी को देखते, मेरे पापा मेरे पास गुस्से से देखते। मेरे पापा और मेरे बीच में जो है ना, सिर्फ चांदी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 10 किलो चांदी, वो अच्छा इतने पैसे अगर 3-4 साल से मैं अगर बैंक में रहता ना, तो वो कम से कम बढ़ते तो थे, अरे नहीं तो वापस तो मिलते थे भाई। अभी क्या करें, मैं खड़े खड़े लुट गया। वो ऐसा दर्द है मैं जिसको बयां नहीं कर पाया, आज पहली बार पब्लिक में बयां कर रहा हूं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था अपने दर्द को मैं बांटूं, पर मैं दर्द को बांट ही नहीं पाया। अब क्या हो रहा है देखो, जिस तरह दर्द मत बांटो चांदी बांटो, यही चाहते तुम। वो जले पे नमक छिड़क रहे हो आप, चांदी बांटो। आइए आइए देखो, छोड़ो जानते अब जो मेरा दर्द मेरे पाती है, कहीं ना कहीं मैंने गलत काम किया। एंड सर्टेन असेट्स में बी एक्सक्लूडेड बाय द अथॉरिटी इन द मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अ प्रॉपर वैल्यू शैल बी प्लेस्ड ऑन एवरी आइटम ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर इन द मैनर। ठीक है ना, उन्होंने जैसा आईआरडी ने जो बोला ना, वैसा तुम वैल्यू निकालो। एवरी इंश्योरर शैल फर्निश टू द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर दिस एक्ट स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय व्हाट। नहीं नहीं, आपको ये बोलना नहीं मेरे पास में है बराबर है, भरोसा नहीं किया है, बस किया है, इतना तो भरोसा करो। 25 साल से एलआईसी चला रहा हूं, भरोसा भाड़ में गया। ऑडिटर को बोला, ऑडिटर की साइन लो, और ऑडिटर ने अगर गलत काम किया ना, तो 147 में इतना अंदर डालेंगे ना ऑडिटर को, बाहर ही नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब वो ऐसा नहीं रहेगा कि वो बोलेगा है मेरे पास, है नहीं, ऑडिटर ने बोलना चाहिए। वो लिखा है अप्रूव्ड बाय द ऑथोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, लिखा है, सब हो गया। अब देखते आगे उसके बाजू में सर्वेयर और व्हाट। आपको सर्वेयर समझता है? सर्वे, जब कोई चीज आग लगती है तो बाद में सर्वेयर आता है। नो पर्सन शैल एक्ट एज अ सर्वेयर ऑफ द लॉस असेसर in respect of a general insurance business after the expiry of what period of 1 year from the commencement of the what। क्या लिख रहा है ये? he possesses what unless लिखा है unless, मतलब इस एक्ट के 1 साल तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, अब किसी को भी लगा दो। अभी तक जो चल गया, अपने वाहियात लोगों को सर्वेयर बनाया, हमने बर्दाश्त किया। अब की बात में, अब की बार 2015 के बाद लिखा है, मतलब वो एक एक्ट आने का 1 साल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब तो हो गया यार। अभी मार्च 2016 चल रहा है ना, तो मार्च 2016 तक का ये था कि आपने, बोलो बोलो, आपने क्या लेना चाहिए? एक इंश्योरर ऐसा हायर करना चाहिए आपने, जैसा कौन सा, जिसके इसमें क्वालिफिकेशन है। कई लोग क्या, जो अपना पहचान का जो बंदा है, जो अपना सगा है, रिलेटिव, उसको ले लेते। अब बोले वो भाड़ में, उसको निकालो पहले, उस इंसान को। वो बोलेंगे 25 साल से वो काम कर रहा है, वो मत देखो, उसके इसमें क्वालिफिकेशन है क्या। दूसरा लिखा है, ही इज अ मेंबर ऑफ व्हाट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ व्हाट सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स नेमली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट। ऐसा मालूम है कि आपको क्या है? IISLA, आई, अरे लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है ना उसका, IISLA, IISLA। इसका कोई डिग्री होना चाहिए उसके, एक तो मतलब क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। एवरी सर्वेयर एंड लॉसेस शैल कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, देखते बाजू में उसके नीचे वाले भी पीछे में आना जरा। पॉलिसी नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन आफ्टर व्हाट 3 years। सही तो बात है यार, मतलब जो पॉलिसी आपको दे दी, 3 साल बाद आप बोल रहे हैं इसके चरित्र पर दाग है, तो 3 साल तक तुमने जब हमसे पैसे वसूले। नहीं नहीं, एक सवाल उठ रहा है, अगर कोई, आपने पॉलिसी में LIC हो, आपने मुझसे पॉलिसी ली, और आपने अगर खराब डॉक्यूमेंट दिए भी होंगे, मैंने 3 साल तक आपके पैसे वापरे मतलब यूज किए। यू गेव मी द फंड्स, आई हैड यूज्ड योर फंड्स, यू गेव मी 5-5 लाख के 3 बार, 15 लाख मैंने यूज किए, पर आपने वहां पे गलत पैन या आपका कुछ नाम गलत था। 3-7 बार LIC क्या बोल रहा है, आपके पैसे वापस ले जाओ। बोले क्यों? बराबर नहीं है डॉक्यूमेंट, ये आपका पैन गलत है, इनवैलिड है। अरे तो फिर तब बोलना था ना, 3 साल तक मेरे पैसे यूज कर लिए। आप बोल रहा है कि अच्छा मेरा जो फाइनेंशियल प्लान था, अगर 3 साल तू बाद में बोल रहा है, अभी तक बैंक पे रखता तो कुछ तो बढ़ के मिल जाए, तू अब क्या बोल रहा है? अब नहीं चलेगा। 3 साल के अंदर जो बोलना है खत्म करो। उसके बाद देखो क्या लिखा है, अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मे बी व्हाट कॉल्ड क्वेश्चन at the time within what from the date of issuance of policy or the date of commencement of the risk or the date of what revival of the policy or the date of what rider to the policy whichever is what later। मतलब जो भी लिखा है वो पॉलिसी के क्या लिखा है, एक तो डेट ऑफ कमेंसमेंट के, रिवाइवल समझता है, अपग्रेड करने के 3 साल के अंदर, समझा क्या मतलब, रिन्यू के अंदर,
or of the policy or the date of what rider to the policy, which is or later on the ground of what fraud. The insurer shall have to communicate in writing the nominees or assignee of the insured the grounds and material on which. समझा क्या आपको? अगर आपको लग रहा है वो आदमी फ्रॉडुलेंट है, अगर आपको लगता है ये जो जो आदमी है, ऐसे हो सकता है पूरी खानदान के सारे लोग मर गए होंगे, और ये आदमी क्या कर रहा है, दूसरा जो है उसका दूर का सगा है, वो बोल रहा है ये उनका नॉमिनी आपने डुप्लीकेट बताया कि मैं इनका बच्चा, और बच्चे के झूठे सर्टिफिकेट बता के आप बता के आप उसके बच्चे हो, एक्चुअली बच्चा भी उड़ गया, माँ बाप भी उड़ गए, सब उड़ गए, और ये आदमी क्या बोल रहा है कि मैं उनका बच्चा हूं, मैं क्या उनका वारिस हूं, वारिस। तुम वो ऐसा झूठे कागजात लगाया हुआ, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल के अंदर अगर मालूम हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी बकायदा उसको आदमी को बोलेगी कि भाई तू ये आदमी है, तूने ये गलत किया, तूने फ्रॉड किया, राइटिंग में लिख के देंगे, उसको भी बोलेगी और जो मर गया उसको भी बोलेंगे। अब वो तो रहा नहीं वैसे, पर जो भी अगर होता तो उसको भी बोलते। अगर हो सकता है कभी असाइन नहीं होते, कभी कभी क्या होता है असाइन, जैसे दादी है मेरी, अब दादी को समझता कुछ नहीं, अंकल ने साइन ले ली, मेरे अंकल हम लोग से झगड़ा कर रहे हैं, दादी मेरे पास रहती, एक दिन अंकल आ गए मेरे पास में, दादी से साइन करवा के लिए, पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम पे ट्रांसफर कर लिया, हमने जाके कंप्लेन करी, दादी के नाम का पैसा दादी के नाम पे होना चाहिए, अंकल को क्या जरूरत है? तो हमने वहां पे जाके बोले दादी से इन्होंने इलीगली ट्रांसफर करा के लिए, तो हम अगर उनको जाके प्रूव कर रहे तो वो क्या बन जाएगा? फ्रॉड। पर 3 साल के अंदर ये बात समझ में आना चाहिए, तो मेरे अंकल को 3 साल के अंदर नोटिस आना चाहिए कि तुमने इस पॉलिसी की तुम हकदार क्यों नहीं हो, तो उसका नोटिस हमको भी आना चाहिए, अंकल को भी आना चाहिए, दादी को भी जाना चाहिए। समझ गया क्या आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर क्या है, नो पॉलिसी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड्स हु व्हाटसएवर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। मतलब कौन से ग्राउंड है, ये भी स्टार मार्क कर दो, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले का जो इंश्योरेंस एक्ट था वो इतना घटिया था, वहां पे क्वेश्चन पूछने का स्कोप ही नहीं था, बिकॉज एक्ट ही छपरी था, एक्ट भी छोटा था और छपरी था। अब कैसे इसमें कुछ रंगीली बात है, अभी ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछने वाली चीजें बहुत आ चुकी है भाई। वो एक पहले हमने देखा कैलकुलेशंस का देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा वो सर्वेयर के बारे में देखा, ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द इंश्योरेंस शैल हैव टू कम्युनिकेट इन राइट, ऑब्वियसली लिख के देगा, मेरे अंकल को लिख के देगा, क्या लिख के देगा कि आपने ये सब गंदा काम किया इसलिए पॉलिसी को कैंसिल किया जा रहा है। टू द इंश्योर्ड और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी, मतलब जिसने भी गंदा काम किया वो उसको जाएगा। इतनी बातें राइटिंग में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट केस ऑफ द रिप्यूडिएशन ऑफ द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, द प्रीमियम्स कलेक्टेड, क्या लिखा है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, द प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द पॉलिसी टिल द डेट ऑफ रिप्यूडिएशन शैल बी पेड टू द इंश्योरर और द असाइनी। समझा है क्या लिखा है? मतलब जितना, अगर कुछ ऐसा हुआ है, जितना भी प्रीमियम आपने 3 साल तक उनसे ले लिया है वो आपने उसको रीपे करना चाहिए 90 डेज के अंदर, जिस दिन से आपने उसको नोटिस भेजी उसके। पर ये फ्रॉड के बारे में क्या बोल रहे हैं? और फ्रॉड करके उसने कुछ किया होगा तो, अगर उसने फ्रॉड करके कुछ किया होगा तो उसको फ्रॉड का तो उतना भी नहीं मिलेगा वापस। मिस स्टेटमेंट अगर कुछ हुआ रहेगा उसके, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको पैसे के साथ में वापस कर देंगे। पर वो आदमी ने फ्रॉड किया होगा तो उसको कुछ नहीं, पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द इंश्योरर फ्रॉम द कॉलिंग फॉर व्हाट, प्रूफ ऑफ एजेंट एनी टाइम if he is entitled to do so. No policy shall be deemed to be called in question merely because the term of policy are what adjusted on subsequent proof that the age of the life insurer was incorrectly stated। समझे क्या? अंडरलाइन करो एज। क्या एज के बारे में क्या लिखा है वो? मतलब कि आप इस बुनियाद पर उसकी पॉलिसी कैंसिल नहीं कर सकते हो कि अगर उस पॉलिसी में क्या गलत है, मतलब अगर उसकी एज गलत लिखी हुई है, वो रहता ना ये पॉलिसी इतने लोगों से इतने लोगों का, वो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत रहता है एज का। वो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चक्कर है, अगर आप 60 साल के ऊपर है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता। पर आप बता रहे मेरी उम्र 58 है 59 है, और अब जबकि आपकी उम्र 63 हुआ करती थी, तो उनकी बात ऐसा बोलना कि एज प्रूफ के बाद में अगर वो उसकी वजह से, तो क्या लिखा है वापस पढ़ते? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द इंश्योरेंस फ्रॉम व्हाट कॉलिंग। किसको प्रिवेंट नहीं करता? इंश्योरेंस आपको एज प्रूफ के लिए कॉल कर सकता है एनी टाइम, है ना, इफ ही इज एंटाइटल्ड टू डू सो, ठीक है ना। नो पॉलिसी शैल बी डीम्ड टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन मेयरली बिकॉज, क्या लिखा है, द टर्म ऑफ द पॉलिसी आर एडजस्टेड ऑन सब्सिक्वेंट प्रूफ दैट द एज ऑफ द लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस व्हाट इनकरेक्टली स्टेटेड। मतलब समझ गया कि बाद में ये प्रूव हो गया कि वो एज सही, मतलब तो अगर बाद में एज सही होने के सबूत मिल गए, हो सकता है उसकी एज जो थी वो 58 थी,
लिखी 62 है, पर बाद में उसने प्रूफ दे दिया कि मेरी एज 58 ही थी, तो प्रूफ मिलने पर उसकी पॉलिसी को वापस से, मतलब इतना बोलने का मकसद है चिल्लर ग्राउंड पे आप उसकी पॉलिसी को कैंसिल मत करो। अगर वो बहुत ठोस से कुछ फ्रॉड किया होगा तो आप पॉलिसी उसकी कैंसिल करिए। अगर वो सिर्फ मेयरली वो एज का एक क्राइटेरिया है तो उस एज के क्राइटेरिया पर आपने उसको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कौन सा है ऊपर रहेगा ना, एजेंट है, उसके बाद वाला कुछ रहेगा क्या? इस पूरे पेज पे कुछ बाकी है? हाँ जी, आओ जरा क्या लिखा है हमें। Prohibition of business on what dividing business. No insurer, मतलब insurance company shall commence any business upon the dividing principle. That is to say that on the principle that the benefit secured by policy is not fixed but depends either wholly or partly on result of what distribution of certain sums amongst the policies becoming claims within certain time limits, or on the principle that the premium payable by policyholder depends wholly or partly on number of policies becoming claims. वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? मतलब ऐसा करना अलाउड नहीं है। क्या देखो, नो इंश्योरेंस मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा कमेंस बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें हम ऐसा लिख रहे हैं कि ऑन द प्रिंसिपल दैट द बेनिफिट सिक्योर्ड बाय पॉलिसी, मतलब पॉलिसी होल्डर को जो पैसा मिलेगा इज नॉट फिक्स्ड। आज LIC का पैसा फिक्स्ड है कि आपको इतने साल में इतना पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा फिक्स नहीं है, वो क्या है, इफ देन की बातें कर रहा है। अरे तो तुम तो लोगों को फंसा रहे हो ना, तो तुम तो बाद में तो यही बोलेंगे हमें लॉसेस ही हुआ, ऐसी पॉलिसी अलाउड नहीं, ये ऐसा हुआ तो करेंगे वैसा। अरे ऐसा हुआ, तुम्हारा तो कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं हुआ, तुम तो झूठे स्टेटमेंट लगा दोगे। ऐसा हुआ तो प्रॉफिट देंगे, वैसा अनसर्टेन कुछ मत रखिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा देखो, बाय पॉलिसी बट डिपेंड्स इन ईदर होली और पार्टली ऑन द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन सम्स अमंग्स द पॉलिसी बिकमिंग व्हाट क्लेम्स। इतना इतना पैसा बचेगा, सब में उसका बंटवारा होगा, ऐसा नहीं। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जहां पे रिटर्न पहले से फिक्स लिखे, क्योंकि हम लोग यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट किसका, पॉलिसी होल्डर। यहां पे आपको पता नहीं जानबूझ के लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते बहुत है, बाद में दिखाते कम है। यहां पे बहुत सारा करप्शन होता है, वो सारी चीजें लिखी। और यहां पे क्या दूसरा भी ये लिखा है, यहां पे क्या लिखा है कि प्रिंसिपल दैट द प्रीमियम पेबल बाय द पॉलिसी होल्डर, मतलब आपका प्रीमियम भी वेरी करेगा, प्रीमियम भी फिक्स चाहिए और मिलने वाले पैसे भी फिक्स चाहिए। अनसर्टेन हमें पसंद नहीं है। यहां पे दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्लेम्स। प्रीमियम की अमाउंट भी कैसी होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स्ड। इतने पैसे देंगे इतने मिलेंगे तो सही है, ये पूरा अमेंडमेंट है। ऐसा पहले होता होगा तो बंद कर दो। अगर आपने एक्ट आने के बाद में ऐसा धंधा चालू किया है तो हमें वो चलेगा नहीं। ये लिखा है ना, नो इंश्योरेंस शैल कमेंस, मतलब सवाल उठता है इसके पहले जिसने कमेंस किया होगा ऐसा कोई पॉलिसी, तो वो जब तक खत्म नहीं होगा वो चलने दो, पर इसके बाद में ऐसी पॉलिसी क्रिएट मत करना, क्योंकि हो सकता है 2015 के पहले ऐसे पॉलिसी कुछ किसी ने चालू की होगी, आपके पैसे हम इसमें लगाएंगे उसमें लगाएंगे, वहां से पैसा आएगा। हाँ वही, तो वो तब अलाउड था। इस एक्ट के वो क्या लिखा, नो इंश्योरेंस शैल कमेंस। ये नहीं बोला कि इसके पहले खारिज कर दो, क्योंकि खारिज नहीं हो सकते अब। इसके बाद में अब मत चालू करो, बिकॉज वहां पे बहुत सारी लूटमार हो जाती है। समझ गया कि अब देखते जो जो हमने किया है, एक बार जस्ट 2 मिनट रिवाइज करते और फिर हम लोग, हाँ वो करना है 2 मिनट, उसकी संबंध दूसरे से ऑलमोस्ट ओवर है ना, ऑलमोस्ट ओवर। एक बार जरा देखो किसको बोलते हैं हम लोग, क्या पॉलिसी होल्डर कौन होता है? पॉलिसी होल्डर कौन होता है? पॉलिसी होल्डर वो होता है जो पॉलिसी, कल हमने कपिल शर्मा की बात की थी, तो कपिल शर्मा ने अगर असाइन किया तो वो पॉलिसी होल्डर नहीं है। हम लोग एक्चुअरी की बात की, तो एक्चुअरी तो एजेंट वो होता है जो बिजनेस ला कर देता है कुछ कमीशन के वास्ते। हमने इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का, इंडियन मतलब वो होता है जिसमें 49% से ज्यादा, बोलो हाँ। और इंडियन इंश्योरेंस मतलब क्या, जहां पे बिजनेस चल रहा है, लाइफ का, हेल्थ का, री इंश्योरेंस का और जनरल का। और कंपनी मतलब रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक कंपनी होना चाहिए। अब चलो बात करेंगे इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कौन। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंश्योरेंस मतलब वो जो लाइफ का, जनरल का और हेल्थ का, री इंश्योरेंस इसमें नहीं आता है। और सोसाइटी कोऑपरेटिव इसमें भी था ना, 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल का क्राइटेरिया उसका होना चाहिए। और कुछ लिखा था, हाँ इसमें मैक्सिमम 26% लोग ही फॉरेन के इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय व्हाट सर्टेन परसेंट। क्या लिखा है सर्टेन परसेंट के बारे में,
सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है, नंबर 2 सिर्फ सोसाइटी, और तीसरा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, बाहर वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब प्राइवेट कंपनी, एचएफ, इंडिविजुअल नहीं चलेगा। नॉट टू बी इंश्योर्ड। प्रॉपर्टीज जो इंडिया की है, आप बाहर प्रॉपर्टी जो इंडिया की, पर बाहर वाले इंश्योरेंस कंपनी से आपने अगर आप कराते तो आपको 5 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। आगे देखिए सेक्शन ऑफ और सेक्शन 6 आपको याद है क्या था ये? क्या था ये? क्या था ये? कितना होना चाहिए? अगर वो सिर्फ जनरल कंपनी है या फिर तो 100 करोड़ होना चाहिए। अगर हेल्थ भी है तो 100 करोड़ होना चाहिए। अगर री इंश्योरेंस है तो 200 करोड़ होना चाहिए। पर इनका 5,000 रुपए नेट ओन्ड फंड होना चाहिए। सेक्शन 6 की बात करेंगे, क्या था वो? अरे था ना ये रिक्वायरमेंट का, वोटिंग राइट से कुछ था ये। वोटिंग राइट वो हमेशा वो डिफरेंशियल शेयर्स नहीं, वो हाँ। और उसमें क्या बोला था? और एक बात, वोटिंग राइट उतनी होना चाहिए जितना शेयर्स है, उससे ज्यादा उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए। अब अदर इश्यूज उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है क्या नहीं? उसको ऑडिट करवाना जरूरी है। 4 कॉपीज किसको जाना चाहिए? तो ठीक है, एक्चुअली से वैल्यूएशन करना चाहिए हर साल में एक बार, पर उसका रिपोर्ट 1 साल में एक बार, पर आप पहले और दूसरे में 2 साल का गैप हो सकता है। और लिखा है 3 साल में एक बार उसकी रिपोर्टिंग होना चाहिए। 1, 2, 3 याद रखो उसमें। 1 साल में रिपोर्टिंग, 2 इसका गैप 2 साल के बीच में हो सकता है, और रिपोर्टिंग 3 साल में भी किया तो चलेगा। रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी, उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्लेम्स का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, पॉलिसी का भी। ये सारे रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखना चाहिए। और कौन से फॉर्म में? आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कितनी होना चाहिए उनकी? अरे बोलो ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स में पूरा जो मैच्योर्ड लोन है और टू बी मैच्योर्ड है उसके माइनस करेंगे, जो प्रीमियम ड्यू है, जो लोन दिया वो माइनस करो, और फिर बाद में अगर अपने दूसरे कंपनी को एक्वायर किया होगा, उस कंपनी का जो 25% मिनिमम किसमें गवर्नमेंट में होना चाहिए तो वो भी माइनस करेंगे। उसका 100% भी गवर्नमेंट है तो वो भी माइनस करेंगे, और जो बचा हुआ पैसा अगर है और अप्रूव्ड में तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो दूसरे का मत बोलो। प्रोहिबिशन ऑफ लोन हमने पढ़ा नहीं क्या अभी तक? ये नहीं पढ़ा। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर की बात करें, अगर कुछ भी अगर डायरेक्टर के होते हुए कुछ गलत हुआ तो उसने पॉलिसी होल्डर को भी पैसे देना चाहिए, और पॉलिसी होल्डर को भी पैसे देना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को भी देना चाहिए। हाँ ना, दोनों को लाइबल है ना वो। ऑब्लिगेशन और इंश्योरेंस इज रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। आपने कम से कम जितना क्राइटेरिया ऑब्लिगेशन आईआरडीए ने दिया है, उतना पैसा उतना इंश्योरेंस आपका थर्ड पार्टी के लिए होना चाहिए। उसके बाद में अगर वो आईआरडीए चाहे तो इनका इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा, वो ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है, दोनों तीनों मिलकर ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, और वो आईआरडी को भी जाएगा, इंश्योरर को भी जाएगा, और जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर कुछ फैसला देगा, पर अपॉर्चुनिटी बेइंग हर्ड देना चाहिए। आगे बढ़ा था, क्या लिखा था? प्रोहिबिशन बाय पेमेंट ऑफ व्हाट? कमीशन। किसका? सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन के बोल के, उसके अलावा कोई भी पैसा देना अलाउड है या नहीं है? आखिरी बात करेंगे बच्चों, अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट वही हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट, कोई भी ऐसा पर्सन, मतलब एक इंश्योरेंस अगर वो एलआईसी का है तो वो कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस का नहीं होना चाहिए, पर वो कोटक महिंद्रा का अगर जनरल का है और इसका लाइफ का है तो चल सकता है। अब बात करेंगे ये तो हमने किया नहीं। एजेंट इंटरमीडिएट कौन सा? डायरेक्टर कभी भी एजेंट नहीं बन सकता है, और एजेंट कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, पर एजेंट डायरेक्टर बन सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट। सफिशिएंट ऑफ एसेट्स, कितना एसेट होना चाहिए इनका? एसेट्स से लायबिलिटी जितना ज्यादा है वो कितना होना चाहिए? असेट्स ज्यादा होना चाहिए लाइबिलिटी से 50% ऑफ व्हाट, जो मिनिमम। अगर वो 100 करोड़ तो 50 करोड़, 200 करोड़ तो 100 करोड़ ज्यादा होना चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, पर 3 साल के अंदर वो क्वेश्चन पे हो सकता है अगर वो फ्रॉड की बुनियाद पे किया है, और मिसस्टेटमेंट भी हो तो कर सकते हैं, पर अगर वो सिर्फ अगर एज की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। तो बोला था ना। और चाहे तो ये अपने एज की प्रूफ बुलाने के लिए वो उसका डेटा मंगवा सकते हैं, बोला था। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये प्रोहिबिशन ऑफ बिजनेस ऑन व्हाट, ये हमने किया क्या नहीं किया? अभी किया ना ये? क्या बोल रहे हैं आप? पहले से ऐसा अनसर्टेन वाला क्लेम भी नहीं होना चाहिए और अनसर्टेन वाला प्रीमियम भी नहीं होना चाहिए। सर्वेयर की बात करें, सर्वेयर 1 साल के बाद अंदर आपके पास में ऐसे सर्वर होना चाहिए जिसके पास में क्वालिफिकेशन है, जो आई एसएलए वाला मेंबर है। असेसन, ये हो गया क्या? असेसन लायबिलिटी, ऐसा वैल्यूएशन करो जैसा मार्केट वैल्यू है, और जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने वैल्यूएशन करना चाहिए। हाँ बस, बाकी सब थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। कल चालू करेंगे आईआरडीए, और कल ही चालू होगा सिकरा भी। थैंक यू।